हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीडीएस जी के 2017 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 2 जो रह गए थे कल। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है, यानी एस्चुअरी पर स्थित है? कांडला, मोरमुगांव, कोलकाता हल्दिया, तूतीकोरिन। आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है मोरमुगांव। मोरमुगांव जो गोवा में है। देखिए, ये जो सुंदर दृश्य है ये मोरमुगांव पोर्ट का है और ये भारत के गोवा के मोरमुगांव शहर में स्थित है। और ये जुआरी नदी के मुहाने के दक्षिण भाग में स्थित है। और यहाँ मैप में इसकी लोकेशन है, यहाँ गोवा का मैप है। और यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये गोवा का जो मैप है, यहाँ बिल्कुल देखिए ये मोरमुगांव जो है, यहाँ लोकेशन है इसकी। प्रश्न पूछा गया था, अलेक्जेंडर केरेंस्की कौन थे? अक्टूबर क्रांति से पहले रूस की अनंतिम सरकार के प्रधान, लेनिन के घनिष्ठ विश्वास पात्र जिनकी मदद से जार को गद्दी से उतारा गया था, जार की सेना के प्रधान, जोसेफ स्टालिन के एक सलाहकार। आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा गया था, अलेक्जेंडर केरेंस्की कौन थे? अक्टूबर क्रांति से पहले रूस की अनंतिम सरकार के प्रधान, लेनिन के घनिष्ठ विश्वास पात्र जिनकी मदद से जार को गद्दी से उतारा गया था, जार की सेना के प्रधान, जोसेफ स्टालिन के एक सलाहकार। आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है, अक्टूबर क्रांति से पहले रूस की अनंतिम सरकार के प्रधान थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। देखिए, केरेंस्की जो थे, अलेक्जेंडर केरेंस्की, वो पेशे से वकील थे और क्रांतिकारी भी थे। और रशियन जो रूसी क्रांति थी 1917 की, उनमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। समावेशिता की चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना गया है? ऑप्शन ए गरीबी, समूह असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी। और यहाँ आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। यहाँ कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ये कूट है आपके सामने, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से आंसर दीजिए। यहाँ चार ऑप्शन सही हैं, गरीबी, समूह असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी। अब देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। और योजना आयोग ने 2012 से 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना ने सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इसी के चलते 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9% से घटाकर 8.1% करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4% हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10% का लक्ष्य रखा गया। और इसके अध्यक्ष मनमोहन सिंह थे 12वीं योजना के, और उपाध्यक्ष जो थे वो मोन्टेक सिंह आहलूवालिया थे। तो यहाँ गरीबी, समूह असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी, इनको समावेशिता की चुनौतियों के रूप में माना गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो चार ऑप्शन सही हैं। प्रश्न पूछा गया था, साक्षर भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था। सेकंड, यह योजना विशेष रूप से महिलाओं और सामान्यतः वंचित समूहों पर लागू होती है। यह योजना 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू होती है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्वायत्त शासन पर आश्रित है। तो यहाँ आपको कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। वीडियो पॉज करके अच्छे से आंसर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पहला कथन सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तीसरा यहाँ गलत है। देखिए, तीसरा कथन यहाँ गलत है क्योंकि साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त वयस्कों को शिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। पहला कथन भी सही है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 8 सितंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी साक्षर भारत मिशन की। और जो अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो उस टाइम चल रही थी। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई साक्षर भारत मिशन। दूसरा कथन भी सही है, यह योजना विशेष रूप से महिलाओं और सामान्यतः वंचित समूहों पर लागू होती है।
क्योंकि इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य था वो यही था कि प्रौढ़ शिक्षा यानी विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर मजबूत बनाना है। इस हेतु शिक्षा से वंचित ऐसे व्यक्तियों को लक्षित किया जाता है जो किसी कारण से औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। चौथा कथन भी सही है। राज्य सरकार के साथ पंचायती राज संस्थान और समुदाय इस मिशन की मुख्य साझेदार संस्थाएं होंगी। कार्य आकलन और सहयोग की दृष्टि से प्रभावी प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र का प्रावधान होगा। इन सभी व्यवस्थाओं को कार्य रूप देने के लिए योजना अंतर्गत पर्याप्त बजट प्रावधान भी रखा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार बिना किसी पंजीकरण के संरक्षित है? ऑप्शन में है प्रतिलिपि अधिकार यानी कॉपीराइट, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन या फिर व्यापार चिन्ह जिसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। आंसर दीजिए। यह सही आंसर है कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार। इनमें से कॉपीराइट जो है वो जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो बिना किसी पंजीकरण के संरक्षित है। कॉपीराइट बस बौद्धिक संपदा का एक रूप है। यह ट्रेडमार्क जैसा नहीं होता है जो अन्य लोगों द्वारा ब्रांड के नामों, मोटो, लोगो तथा अन्य स्रोत पहचानकर्ताओं के उद्देश्यों से उपयोग किए जाने से रक्षा करता है। कॉपीराइट जो है वो बिना किसी पंजीकरण के संरक्षित है। ट्रेडमार्क जो है वो क्या है कि अन्य लोगों द्वारा ब्रांड के नामों को और मोटो को, लोगों को जो यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, उससे उनकी रक्षा करता है। और जो पेटेंट कानून है वो आविष्कारों की रक्षा करता है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया जाता है? नैस्डैक सूचकांक, बीएसई सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक? आंसर दीजिए सभी। यहां सही आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपने सुना भी होगा सीपीआई। ये घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। कि वस्तुओं और सेवाओं का यह मानक समूह एक औसत शहरी उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का समूह होता है। जनवरी 2015 में आधार वर्ष में हुए सुधार के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नवीनतम आधार वर्ष 2012 को माना जाने लगा है। और भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो मुद्रास्फीति के आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। तो ये मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए आरबीआई द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। अब चलते हैं अन्य ऑप्शंस की तरफ। जैसे ऑप्शन में था नैस्डैक सूचकांक। नैस्डैक जो है यह एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। अब बात करते हैं बीएसई सूचकांक या सेंसेक्स की, जिसे हम मुंबई शेयर बाजार के नाम से जानते हैं। मुंबई शेयर बाजार ने 1986 में सेंसेक्स की रचना की थी। तो सेंसेक्स में 30 कंपनियों को समाहित किया गया है। और सेंसेक्स का जो आधार वर्ष जो है वो 1978 और 79 को माना है। ये कई बार पूछा जा चुका है। और अब बात करते हैं अंतिम ऑप्शन की, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में भी। भारत में थोक मूल्य सूचकांक को आधार मानकर महंगाई दर की गणना होती है। हालांकि थोक मूल्य और खुदरा मूल्य में काफ़ी अंतर होने के कारण इस विधि को कुछ लोग सही नहीं मानते हैं। और भारत में अभी भी 2011 और 12 को आधार वर्ष माना गया है थोक मूल्य सूचकांक के लिए। प्रश्न पूछा गया था, डब्ल्यूटीओ शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन का प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए राष्ट्रों के बीच गैर विभेदीकरण, राष्ट्रों के बीच विभेदीकरण, स्थानीय और विदेशियों के बीच विभेदी व्यवहार और वस्तुओं के बीच एक समान प्रशुल्क टैरिफ। यहां सही आंसर है राष्ट्रों के बीच गैर विभेदीकरण। अब देखिए एमएफएन के बारे में जानते हैं। एमएफएन जो है, एमएफएन का दर्जा जो होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन बोलते हैं। जैसे विश्व व्यापार संगठन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के आधार पर व्यापार में सर्वाधिक तरजीह वाला देश उसको ही एमएफएन का दर्जा दिया जाता है। एमएफएन का दर्जा दिए जाने पर देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था। पाकिस्तान को जब यह दर्जा मिला तो इसके साथ ही पाकिस्तान को अधिक आयात कोटा देने के साथ
और उत्पादों को कम ट्रेड टैरिफ पर बेचे जाने की छूट मिलती है। और आपको बता दूं कि भारत की ओर से पाक को दिया गया यह दर्जा एक तरफा था। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया था, लेकिन अब पुलवामा अटैक के बाद भारत ने MFN का दर्जा वापस ले लिया है पाकिस्तान से।